हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दो विषयों पर संक्षिप्त में निबंध है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो विषय रहेंगे, हिंदी भूत से भविष्य तक का सफ़र और दूसरा रहेगा युवा शक्ति मानव संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध। तो युवा शक्ति मानव संसाधन। तो किसी भी देश का भविष्य पर स्वाभिमान एवं आस्थाओं का केंद्र युवा शक्ति होती है। युवा शक्ति अपनी सूझबूझ, साहस एवं शक्ति से काम लेकर संगठित होकर असंभव को भी संभव बना सकती है। यही शक्ति जब असंतोष का रूप धारण कर ले तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला ही नहीं सकती, बल्कि उसे भूमिगत करने की क्षमता भी रखती है। बदलते परिदृश्य में भारत की युवा शक्ति को मानव संसाधन के रूप में देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में युवा शक्ति को प्रतिभा संपन्न और कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना, अर्थात रोजगार की जरूरत के अनुरूप मानव संसाधन के रूप में परिणत करना देश की प्रमुख आर्थिक सामाजिक आवश्यकता है। पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे भारत में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, वैचारिक एवं आर्थिक सभी प्रकार की ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति मात्र युवा शक्ति ही कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, कुपोषण एवं कार्यकुशल लोगों की कमी के कारण भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है। इसके अलावा हमारे देश के गरीबों के धन का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधा जुटाने, शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यय हो जाता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन ने कृषि की स्थिति 2022 नामक शोध में कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% था, यानी 65 लाख डॉलर की राशि लोगों की अकार्य कुशलता के कारण उत्पन्न नुकसान को भरने में एवं स्वास्थ्य खर्च पर व्यय हो जाती है। ऐसे में जनसंख्या में पोषण का स्तर बढ़ाने एवं युवा शक्ति को कार्यकुशल बनाने में जो व्यय होगा उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देश की युवा शक्ति को रोजगार की जरूरतों के मुताबिक व्यावसायिक बनाया जाए, साथ ही सामान्य योग्यता वाले एवं कम शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित कर कार्यक्षम भी बनाया जाए, ताकि मानव संसाधन अर्थात युवा शक्ति की ताकत की बदौलत देश तेजी से आर्थिक विकास की डगर पर गतिमय हो सके। विश्व में विकासशील देशों में से कई देशों ने पोषण के स्तर को बढ़ाकर लोगों को कार्यकुशल बनाया एवं कौशल प्रशिक्षण से श्रम बल को भी बढ़ाया है। उन देशों में गरीबी में कमी, कारोबार में वृद्धि एवं तेजी विकास हुआ है। इसे आधार माने तो भारत जैसी जनसंख्या बहुल्य राष्ट्र में गरीबी, कुपोषण और कौशल प्रशिक्षण की अल्पता को दूर करके अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। भारतीय युवाओं की प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तभी तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्रियों ने दुनिया भर के प्रतिभाशाली वर्ग में किए गए गहन शोध में यह उम्मीद जताई है कि आगामी 10 वर्षों में प्रतिभाशाली वर्ग में 7.3% की वृद्धि के साथ भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर होगा। वहीं अमेरिका 1.4%, फ्रांस 0.9% एवं ब्रिटेन 0.5% वृद्धि दर के साथ काफ़ी पीछे रहेगा। साथ ही भारत में कॉलेज शिक्षित प्रतिभाशाली वर्ग बढ़कर 4.5 करोड़ से अधिक हो जाएगा, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित कर व्यावसायिक बनाना होगा। दृष्टिगत होता है कि कौशल प्रशिक्षण मानव संसाधन तैयार करने में अभी भी सरकारें, सक्षम प्राधिकरण एवं अन्य संबंधित संगठन संजीदा नहीं हैं।
यहाँ देश के करोड़ों प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित युवाओं को अर्थव्यवस्था की जरूरत के मुताबिक देश में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं की जरूरत है। वहीं सामान्य योग्यताओं के करोड़ों युवाओं को कार्यक्षम बनाने के लिए जरूरी है कि वे गरीबी और कुपोषण से बाहर निकलें। युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में सार्थक ढंग से किया जा सकता है। अतः हमें उम्मीद है कि सरकार आगामी वर्षों में देश और दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक देश की युवा आबादी को प्रतिभा के रूप में विकसित करेगी, कार्यकुशल बनाएगी और कुशल प्रशिक्षण से सुसज्जित कर कारोबार बढ़ाएगी, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त एवं आवश्यकतानुरूप वृद्धि करेगी। तो निश्चित ही इस मानव संसाधन की सहायता से देश विकास की डगर पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और विश्व में विकासशील देश के स्थान पर विकसित देश के रूप में प्रकाशित होगा। ऐसे ही युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अल्पावस्था में ही विश्व में भारत को एक अनुपम एवं अद्भुत पहचान दिलाई। युवाओं की ऊर्जा का बखान करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि जवानी जोश है, बल है, साहस है, दया है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ है जो जीवन को उज्जवल और पूर्ण बना देती है। परंतु यही जवानी भटक गई तो समस्त सद्गुणों का तिरोधान हो जाएगा। अर्थात युवा शक्ति को मानव संसाधन बनाकर देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की ओर प्रेरित करना चाहिए, अन्यथा यह अनमोल रत्न भूगर्भ में समाकर विलुप्त हो जाएंगे और इस अकूट संपदा का धनी भारत देश निर्धन रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। हमारा जो निबंध रहेगा वह है हिंदी भूत से भविष्य तक का सफर। तो निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सवई उन्नति को मूला, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे हिये का शूल। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। अर्थात ये है कि मातृभाषा है जो उसकी जो उन्नति है समाज की तरक्की के बिना संभव नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। भाषा के बिना संप्रेषण संभव नहीं है। इसी संप्रेषण को अत्यधिक मजबूत डोर से बांधने हेतु हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा से प्रारंभ हो गया था। हिंदी भाषा का विकास क्रम हिंदी साहित्य के समानांतर ही चला है, क्योंकि इसके पूर्व हिंदी के किसी रूप का हमें स्पष्ट एवं आधिकारिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे प्राचीन काल 1000 ईसा से 1500 ईसा तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईसा तक एवं आधुनिक काल 1800 ईसा के बाद में विभक्त किया है। इन तीनों में ही कालों में तात्कालिक परिस्थितियों की स्पष्ट छाप झलकती है। विचार विनिमय एवं आत्म प्रकाशन का महत्वपूर्ण साधन हिंदी भाषा को लोक नाटकों, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, कहानियों आदि के माध्यम से महत्ता प्राप्त होती गई। हिंदी भाषा की लोकप्रियता के चलते उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने की एक पहल प्रारंभ हुई, जिसमें राजभाषा अधिनियम 341(1) के अधीन हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में प्रचलित रखने का प्रावधान भी किया गया। 15 वर्ष के लिए तय की गई यह अवधि अनिश्चितकालीन कर दी गई। यह राजभाषा अधिनियम 1967 द्वारा किया गया। साथ ही संविधान में यह भी जोड़ दिया गया कि जब तक एक भी राज्य चाहेगा तब तक अंग्रेजी केंद्रीय सरकार की संपर्क भाषा बनी रहेगी। इसके पश्चात 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा बन गई, परंतु क्रियान्वयन में उचित स्थान नहीं पा पाई। यह हिंदी का दुर्भाग्य है कि राजभाषा का पद पाकर भी यह प्रांत भाषा एवं अंग्रेजी की अनुगामिनी बनकर रह गई है। प्राचीन काल में वैदिक काल से
10वीं शताब्दी तक प्रचलित संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं के पश्चात उत्तर भारत में अपभ्रंश से अवरुद्ध एक नई भाषा का विकास हुआ, जिसे कई जमानों के पश्चात हिंदी के नाम से जाना गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत हिंदू युग में साहित्यिक समृद्धि प्राप्त करने वाली हिंदी द्विवेदी युग में परिमार्जित हुई। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब चहुं ओर से हिंदी को पुरजोर समर्थन प्राप्त हो रहा था, तब हिंदी पर सांप्रदायिकता के आरोप लगे और तब गांधी जी ने हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत एवं फारसी आदि शब्दों को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा के विकास की बात कही। स्वाधीनता के पश्चात संविधान में हिंदी एवं अंग्रेजी को लेकर जो व्यवस्था की गई, उससे राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रभाषा के दुर्दिन की शुरुआत हो गई। भारतीय संविधान में राजभाषा घोषित होने के पश्चात भी राजनीतिक दल सरकार की तुष्टीकरण की नीति एवं उच्च पदासीन अंग्रेजी पसंद लोगों के कारण यह सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र चेता एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के गौरव के प्रतिकूल स्थिति निर्मित करती है। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में एक रूसी विद्वान ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक विदेशी भाषा का प्रयोग करने वाले भारतीय अपने को स्वतंत्र नागरिक कहने का साहस क्यों करते हैं। हिंदी का भूत से भविष्य तक का सफ़र जितना लंबा है, उतनी ही उसकी व्यापकता। हिंदी सदियों से उत्तर दक्षिण के भेद से परे चतुर्दिक व्यवहत्य होती चली आ रही है। जैसे राजस्थान के दादू मीरा, पंजाब के गुरु नानक, महाराष्ट्र के नामदेव तथा ज्ञानेश्वर, गुजरात के नारसी मेहता, असम के शंकरदेव तथा वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानंद आदि संत एवं महात्माओं आदि ने अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार का एकमात्र सशक्त माध्यम हिंदी को बनाया। अनेक देशों में विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा हिंदी में हो रही है। अनेक विदेशी विद्वान भारत में रहकर हिंदी पर शोध कार्य कर रहे हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि तो विश्व की सभी लिपियों से अधिक पूर्ण एवं वैज्ञानिक सिद्ध हो चुकी है। शासन प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग नहीं होने देने में राजनीति से ज़्यादा बड़ी बाधा नौकरशाही, न्याय व्यवस्था और पूरे तंत्र को भिन्न भिन्न तरीकों से चलाने एवं नियंत्रित करने वाला शासन वर्ग रहा है। हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में विज्ञान आदि की पढ़ाई की क्षमता न होना एवं राष्ट्र की एकता हेतु अंग्रेजी की प्राथमिकता को आवश्यक शर्त मानने वाले लोगों के कारण हिंदी आज तक भारत की भाषा के रूप में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। राष्ट्रभाषा का प्रश्न अब मात्र भाषा का प्रश्न होकर नहीं रह गया है, बल्कि यह अब वोटों की राजनीति का प्रश्न बनकर रह गया है। हिंदी के संबंध में उचित निर्णय न लिया जाना यदि हिंदी की कमी को उजागर करता है, तो किसी अन्य भाषा को यह स्थान दिए जाने का विचार किया जा सकता है। परंतु एक विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहित करे यह राष्ट्रीय अस्मिता पर कुठाराघात करती है। अतः हिंदी मातृभाषा का प्रश्न रहकर राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान से जुड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। इसीलिए हिंदी की महत्ता एवं उसकी विकास यात्रा को देखते हुए इसे देश में भाषा के रूप में उचित स्थान दिए जाने हेतु सतत प्रयास करते रहना चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर सामान्यतः देखने में आता है कि जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, विस्मृत हो रही हैं या भूत के गर्त में समाहित हो चुकी हैं कि उन्हें याद करने हेतु या आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न संस्थाएं दिवसों के रूप में आयोजित करती हैं। क्या हम भी हिंदी के रूप में इसी चरण पर आ गए हैं कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने या भावी पीढ़ी को हिंदी से परिचित कराने हेतु हिंदी दिवस
आयोजित कर इतिश्री कर लें। नहीं है, हिंदी हमारी प्राचीन भाषा है, मातृभाषा है, जन जन की भाषा है, इसे हमें यूं ही विस्मृति की कगार पर नहीं जाने देंगे और इसे राष्ट्र में उचित स्थान दिलाने का प्रण अवश्य लेना होगा। तभी भारत की राष्ट्र की गौरव गाथा विश्व में चाहूं और गुंजायमान होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।